students, how are you? I hope all of you are well at home and do your homework properly. Student, प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है गांधी जी ने हॉल्ट कर लिया था। अब एक नया मूवमेंट जो है उन्होंने स्टार्ट करने की सोची, जो जिसमें उन्होंने नेशनलिज्म के फीलिंग को एक कंक्रीट रूप देना चाहा। कंक्रीट का मतलब होता है कि उसको अमूर्त से मूर्त में चेंज करना। इसके लिए उन्होंने एक मेथड देखा कि कोई ऐसा सिंबल उठाना चाहिए जो जिस सिंबल को सारे पर्सन, चाहे रिच है, पुअर है, अपर कास्ट है, लो कास्ट है, वो यूज़ करे। तो उन्होंने अब नया जो मूवमेंट स्टार्ट किया वो था साल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी को ये लगा कि साल्ट जो है एक पावरफुल सिंबल है जो पूरे नेशन को यूनाइट कर सकता है, बिकॉज साल्ट इज यूज बाय ईच एंड एवरी पर्सन वेदर ही इज पुअर और रिच, वेदर ही बिलोंग टू अपर क्लास और लो क्लास। इसके लिए उन्होंने क्या किया, और 31 जनवरी 1930 इंपॉर्टेंट डेट है, याद कर लेना। उन्होंने वायसराय इरविन को, उस समय वायसराय इरविन था, एक लेटर्स भेजी जिसमें उन्होंने 11 डिमांड्स लिखी। कुछ डिमांड्स तो इनमें जनरल इंटरेस्ट की थी, जनरल। अदर जो थी स्पेसिफिक डिमांड्स थी अलग अलग क्लासेस की, इंडस्ट्रियलिस्ट की, पीजेंट्स की। द आइडिया जो था मतलब ये उन्होंने इसलिए ये लेटर भेजी कि जो डिमांड थी वो वाइड रेंजिंग हमने करनी है, उसमें मैक्सिमम हमारी डिमांड्स पूरी हो जाए, सो दैट ऑल क्लासेस जो थी जो इंडियन सोसाइटी की, उनको एक जगह एक रूप में हम आइडेंटिफाई कर सकें। और जो है यूनाइटेड कैंपेन हम चलाएंगे, प्रचार करेंगे। इसमें सबसे जो स्टेयरिंग डिमांड थी, जो जिसने ब्रिटिशर रूल को हिला दिया, वो था अबॉलिश द टैक्स, सॉल्ट टैक्स, अबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। सबसे जो स्टेयरिंग मतलब हिलाने वाली जो डिमांड थी कि नमक कानून को ख़त्म किया जाए। साल्ट जो है अपने, मैंने पहले बता दिया, रिच पुअर जो है वो सब यूज़ करते हैं, एसेंशियल आइटम है फूड की। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया क्या था, साल्ट पर टैक्स बढ़ा दिया था और गवर्नमेंट ने मोनोपोली ले ली थी। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, कि साल्ट जो है अब कोई और नहीं बना पाएगा। जैसे आगे तो सी वाटर को वेपोरेट करके वो साल्ट बना लेते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने कह दिया कि हमारी ही मोनोपोली होगी और हमारी फैक्ट्रीज में ही सॉल्ट बनेगा, इसकी प्रोडक्शन होगी। महात्मा गांधी ने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये जो साल्ट टैक्स इन्होंने बढ़ाया है, ये ब्रिटिश रूल का सबसे ऑप्रेसिव फेस है। ऑप्रेसिव होता है दमनकारी, मतलब इससे ज़्यादा गलत रूल जो है कहीं नहीं हो सकता। तो महात्मा गांधी ने जो लेटर भेजी थी वायसराय को, इरविन को, वो एक अल्टीमेटम था। अल्टीमेटम होता है कि हमारी बात मान लो, अदरवाइज हम कोई ना कोई स्टेप उठा लेंगे। इस लेटर में ये लिखा कि अगर 11 मार्च तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं की गई तो हम जो कांग्रेस है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो लॉन्च करेगी, मतलब चलाएगी। इरविन अनविलिंग था कि मैं नेगोशिएट नहीं करूंगा, मैं इनकी बात नहीं मानूंगा। सो महात्मा गांधी ने अपना फेमस साल्ट मार्च, नमक यात्रा स्टार्ट की। बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रीफ नोट भी आपको इसके ऊपर आ सकता है। जब उन्होंने अपना साल्ट मार्च स्टार्ट किया, उनके साथ उनके 78 जो वॉलंटियर्स थे, ट्रस्टी वॉलंटियर जो उनके फॉलोअर्स थे, शिष्य थे, वो उनके साथ थे। इस मार्च ने 240 मील्स कवर करना था। गांधी जी के आश्रम साबरमती से जो मार्च था स्टार्ट हुआ और गुजरात के कोस्टल टाउन दांडी तक ये पूरा होना था, मतलब वहाँ तक इन्होंने जाना था। वॉलंटियर्स जो थे उनको लगे 24 डेज लगे इसको कवर करने के लिए। एक दिन में ये 10 मील चलते थे। जहाँ पर भी ये रुकते, महात्मा गांधी लोगों को एड्रेस करते, स्पीच देते। 1000 की संख्या में लोग जो थे इनको सुनने के लिए आते, वो लोग भी इनमें शामिल हो जाते और वहाँ मतलब इनके साथ आगे चले जाते। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब ये दांडी तक पहुँचा तो ये 1000 की संख्या में लोग इनके साथ हो गए थे। 6 अप्रैल को ये दांडी पहुँचा, ये मार्च, और वहाँ पर एक सेरेमनियली तौर पर जैसे हम कोई चीज़ सेलिब्रेट करते हैं, बिल्कुल नॉन वायलेंट ढंग से इन्होंने साल्ट लॉ को तोड़ा, वायलेट किया, तोड़ा, और साल्ट को मैन्युफैक्चर किया बाय बॉइलिंग द सी वाटर। सी वाटर को बॉयल करने के बाद इन्होंने साल्ट लॉ को तोड़कर वहाँ पर इन्होंने नमक मतलब जो है नमक कानून को तोड़ा। ये जो
साल्ट मार्च था जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का एक बिगिनिंग था। अब हम ये देखेंगे कि ये जो मूवमेंट है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से किस तरह अलग था, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और लोग जो थे कैसे अब उन्होंने रिफ्यूज़ किया था, मतलब आगे तो उन्होंने सिर्फ रिफ्यूज़ किया कि हम ब्रिटिशर्स की बात को नहीं मानेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो उन्होंने 1921-22 में स्टार्ट किया था। बट अब उन्होंने ये भी कहा कि हम कॉलोनियल रूल को तोड़ेंगे भी। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में तो ये डिक्लेयर किया था कि हम उनको कॉपरेट नहीं करेंगे, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उन्होंने ये कहा कि हम कॉलोनियल लॉज को तोड़ेंगे भी। 1000 इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री जो थे उन्होंने जगह जगह पर सॉल्ट बनाकर सॉल्ट लॉ को तोड़ा, सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया। जहाँ पर गवर्नमेंट की साल्ट फैक्ट्रीज थी उसके बाहर धरने दिए, डेमोस्ट्रेशन किया। एज द मूवमेंट स्प्रेड, जैसे ही मूवमेंट स्प्रेड हुआ, फॉरेन क्लोथ को बाइकाट किया गया, लिक्वर शॉप्स को पिकटिंग किया गया। पिकटिंग मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है। पीजेंट्स ने रेवेन्यू पे करने से इनकार कर दिया, चौकीदारी टैक्स पे करने से इनकार कर दिया। अब चौकीदारी टैक्स देखो, इसमें क्या होता था, विलेजेस की जैसे हम चौकीदार रखते हैं तो हम तो चलो पैसे पूल करके उसकी पे दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने विलेजेस के ऊपर ही ये टैक्स लगा दिया कि अगर आपने अपनी सिक्योरिटी के लिए कोई चौकीदार हम रखेंगे, चौकीदार हमारा होगा लेकिन पे आपको देनी पड़ेगी। लेकिन विलेजेस ने कह दिया कि हम जो है खुद अपनी जो सिक्योरिटी कर लेंगे। विलेजर्स जो थे अब उन्होंने रिज़ाइन कर दिया कि हम फोर्स्ड लेबर नहीं करेंगे। एंड मैनी प्लेसेस पर फॉरेस्ट लोगों ने क्या किया, जो फॉरेस्ट में रहते थे ट्राइबल लोग थे, उन्होंने फॉरेस्ट लॉ को तोड़ा। और जो रिजर्व फॉरेस्ट उन्होंने किए हुए थे कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, वहाँ पर भी जाना स्टार्ट कर दिया। और वुड, लकड़ और जानवरों के चलाने के लिए जो फोडर था ग्रे, वो भी इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया और अपने कैटल्स को वो रिजर्व एरिया में लेकर भी जाने लगे। अब जब गवर्नमेंट को ये लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो बहुत पॉपुलर हो रहा है, तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। अब आपका क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू रिप्रेस द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। एक एक करके कांग्रेस लीडर्स को उन्होंने पकड़ना स्टार्ट कर दिया, जिससे क्या हुआ, वायलेंट क्लैशेस स्टार्ट हो गई मूवमेंट चलाने वालों में और पुलिस वालों में। मैं अब्दुल गफ्फार खां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब्दुल गफ्फार खां जो एक महात्मा गांधी के डिसिपल थे, शिष्य थे, डिवोटेड, बहुत ज़्यादा जो महात्मा गांधी को मानते थे, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया अप्रैल 1930 में। तो जो क्राउड थी बहुत ज़्यादा, उसको गुस्सा आया भीड़ को, उन्होंने पेशावर, नाउ पेशावर एज इन पाकिस्तान, पेशावर की स्ट्रीट्स पर उन्होंने डेमोस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया गया। जहाँ पर गाड़ियाँ थी पुलिस की, जहाँ पर जिन गाड़ियों में उनके हथियार होते थे, उनको उन्होंने लूटा और पुलिस ने फायरिंग भी की। इस फायरिंग में कई लोग मरे। इसके एक महीने के बाद जब महात्मा गांधी ने अपने आप को अरेस्ट करवा लिया, हिमसेल्फ अरेस्टेड, इंडस्ट्रियल वर्कर जो शोलापुर में थे, शोलापुर में इंडस्ट्री लगी हुई थी, वहाँ के इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने पुलिस पोस्ट पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, लॉ कोर्ट, रेलवे स्टेशन, हर जगह जो भी सिंबल थे ब्रिटिश रूल के, वहाँ पर इन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। अब गवर्नमेंट को और गुस्सा आया, फ्रिंजेंट होगी, और ज़्यादा गुस्सा आया। अब उसने ब्रूटल रिप्रेशन किया, ब्रूटल होता है बहुत ज़्यादा बुरी तरह से इस मूवमेंट को ख़त्म करने की उन्होंने सोची। पीसफुल सत्याग्रहीस पर अटैक किया गया, वुमेन एंड चिल्ड्रंस को बहुत पीटा गया, अबाउट 1 लाख पीपल जो थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। इन सच ए सिचुएशन, ये वो सिचुएशन थी जब फिर महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो कॉल ऑफ करूँगा, बंद कर दूँगा, ठीक है। और क्या क्या उन्होंने इरविन के साथ एक पैक्ट साइन कर लिया, पैक्ट होता है समझौता साइन कर लिया 5 मार्च 1931 में। इसको गांधी इरविन पैक्ट बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने इसमें ये बात मान ली कि मैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए लंदन जाऊंगा, वो मान गई, ठीक है, कि मैं वहाँ जाऊंगा सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट में हमने बाइकआउट किया था, सेकेंड में वो मान गए इन लंदन। एंड लेकिन बदले में गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, राजनीतिक जो कैदी उन्होंने अंदर किए हुए हैं, उनको रिलीज़ करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अब
गांधी जी को तो ये लगा कि इरविन मान गया है, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट मान गई है, लेकिन वो क्या चले गए वहाँ दिसंबर 1931 में वो लंदन चले गए सेकेंड ऑन्टेरेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए। लेकिन वहाँ पर फिर नेगोशिएशन नहीं हुई, मतलब उन्होंने कोई बात ही नहीं मानी। डिसअपॉइंटेड होकर वो इंडिया वापस आए। जैसे ही इंडिया वो वापस आए तो उन्होंने ये पाया कि गवर्नमेंट ने नया साइकिल रिप्रेशन का चलाया हुआ था, बहुत अत्याचार किए इंडियंस पर। गफ्फार खां, जवाहरलाल नेहरू दोनों को जेल में भेज दिया गया, उन्होंने पकड़ लिया गया। कांग्रेस को इलीगल, गैर कानूनी ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया कि ये कोई अपनी एक्टिविटी नहीं कर सकते। एंड ए सीरीज ऑफ मेजर, इसके अलावा और भी बड़े मेजर्स इन्होंने मतलब अडॉप्ट किए ताकि जो कांग्रेस की मीटिंग्स हैं, डेमोस्ट्रेशन है और बाइकाट मूवमेंट है वो स्टॉप किया जाए। विद ग्रेट अप्रहेंशन, इस सारी चीज़ों से निराश होकर महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रीलॉन्च किया, दोबारा से फिर रीलॉन्च किया। अगर आपको क्वेश्चन आता है वाई महात्मा गांधी रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1931, तो आप ये सारे इंसिडेंट लिखोगे कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा रिप्रेशन किया हुआ था, कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया। सारा लिखने के बाद दैट इज़ वाई महात्मा गांधी रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फॉर ए ईयर। 1 साल तक तो चला, ये मूवमेंट जो था कंटिन्यू रहा, बट बाय 1934 तक आते आते फिर इसका मोमेंटम जो था, जो इसका जोश था वो ठंडा पड़ गया। ठीक है, इसी वजह से हमारे जो राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी हुई थी, मतलब गांधी जी ना मानते, पैक्ट ना साइन होता, पीछे से इन्होंने इन तीनों जो हमारे रेवोल्यूशनरी थे उनको अरेस्ट किया। और आपको बड़ी पिक्चर्स में आपने इनके बारे में देखा होगा, तो इनको फांसी दे दी गई थी। ओके, तो ये आप ये भी देखो बच्चे ज़रा, इसका साइड पर बॉक्स है ये, टू अल्टर द रेवोल्यूशन वी हैव ब्रॉट यूथ अवर यूथ एसेंस। रेवोल्यूशन को अल्टर करने के लिए हम अपने यूथ को एक एसेंस की तरह, एसेंस होगा जैसे हम स्ट्रॉबेरी एसेंस डाल लिया होता है ना, कहीं हम एक टेस्ट देने के लिए जो हम किसी चीज़ में डालते कहते हैं हम उसको यूज़ करेंगे। ये भगत सिंह की स्पीच है, ध्यान से सुनना। मैंने नेशनलिस्ट ये सोचते हैं कि ब्रिटिश जो है वो नॉन वायलेंस से हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। इन 1928 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, फुल फॉर्म याद कर लेना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी बनाई गई फिरोजशाह कोटला ग्राउंड दिल्ली में। इनमें से जो लीडर्स थे ज़्यादा मेन भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष इसके लीडर थे। ए सीरीज ऑफ इन्होंने बड़े ड्रामेटिक एक्शन किए डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया। जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी थी उसका टारगेट ये था कि ब्रिटिश पावर पर हमने अटैक करना है। अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बंकेश्वर दत्त उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में, यहाँ उनका वो असेंबली चल रही थी, मीटिंग चल रही थी ब्रिटिशर्स की, उन्होंने एक बम फेंका। आपने पिक्चर में पक्का देखा होगा, बम फेंका। बम को इतना नहीं था कि उसमें कोई मर जाता, उन्होंने जस्ट बम को ये शो करने के लिए कि हम बम फेंकेंगे हमें पकड़ेंगे, और बम बनाने का जो फार्मूला है वो हम सारी जनता को बता सकेंगे। ठीक है, उनको पता भी था कि हमने बचना तो है नहीं। लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। इन द सेम ईयर देयर वाज एक ब्लो अप जो अटेम्प्ट हुआ था ट्रेन को, काकोरी कांड जिसको हम कहते हैं, ट्रेन को उड़ाने की इन्होंने कोशिश की थी। लॉर्ड इरविन जिसमें ट्रैवल कर रहा था और इसमें हथियार भी थे और लॉर्ड इरविन भी था। इनको यह था कि हमने बदला लेना है और अगर हम अटैक करेंगे हमें हथियार भी मिल जाएंगे। भगत सिंह की एज सिर्फ उस समय 23 थी जब उस पर मुकदमा चलाया गया। ट्रायल का मतलब होता है मुकदमा चलाना और फिर उनको फांसी दे देगी कॉलोनी गवर्नमेंट। ड्यूरिंग हिज ट्रायल जब मुकदमा चला, जब उनकी विटनेस बॉक्स में उनको लाया जाता, उन्होंने ये कहा कि ही डिड नॉट विश टू ग्लोरीफाई द क्लट ऑफ द बम। मैं बॉम्ब्स के को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहता कि हर बात जो है वायलेंस से हम जीत सकते हैं, एंड पिस्टल, ना पिस्टल को ग्लोरीफाई करना चाहता हूँ, बट वांटेड ए रेवोल्यूशन इन सोसाइटी, लेकिन मैं सोसाइटी को चेंज करना चाहता हूँ क्योंकि भीख मांगने से हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी। लास्ट में क्या बोला? रेवोल्यूशन इज द इनएलिजिबल राइट ऑफ मैनकाइंड। क्रांति करना हर इंसान का एक ना छीनने वाला अधिकार है। फ्रीडम इज द इनपर्सिबल बर्थ राइट ऑफ ऑल। आज़ादी हर किसी का जीवन सिद्ध अधिकार है।
द लिकर इज द रियल सस्टेनर ऑफ द सोसाइटी। जो लेबर है, मजदूर है, वही सोसाइटी को बचाने वाले हैं। टू द आल्टर ऑफ दिस रेवोल्यूशन, इस रेवोल्यूशन को सही करने के लिए, आल्टर करने के लिए, वी हैव ब्रॉट आवर यूथ एज अ सेंस। हम अपने यूथ को, यंग बच्चों को असेंस की तरह यूज़ करेंगे। फॉर नो सेक्रीफाइस इज़ टू ग्रेट, कोई भी सेक्रीफाइस, कोई भी बलिदान ज़्यादा नहीं है। फॉर सो मैग्निफिकेंट ए कॉज, अगर कारण सही है, अगर कारण सही है तो बलिदान देना गलत नहीं है। वी आर कंटेंट, हम शांत हैं, हमें आप फांसी भी दे रहे हो, हमें कोई फील नहीं हो रहा। वी अवेट द एडवेंट ऑफ रेवोल्यूशन, हमारी फांसी के बाद जो क्रांति का जन्म होगा, हम उसकी वेट कर रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद। ये उनके स्पीच की था, इसके बाद उनको फांसी दे दी गई। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपने ये देखा कि नॉन वायलेंस मेथड भी यूज़ हुआ साल्ट मार्च पर, लेकिन जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ तो उसमें थोड़े से जो रेवोल्यूशनरीज थे वो इस चीज़ से नाराज हो गए, और उन्होंने ये कहा कि जब तक हम नॉन वायलेंट नहीं होंगे तब तक हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी। तो स्टूडेंट, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको PDF में भेज दूंगी। ट्राई टू राइट दोज क्वेश्चन इन योर नोटबुक एंड आल्सो लर्न देम। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ।